29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र का मालेगांव शहर एक शांत सी शाम के बीच अचानक दहल उठता है। भीखू चौक पर एक मोटरसाइकिल में विस्फोट होता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस, एम्बुलेंस और जांच एजेंसियां एक के बाद एक मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन इस धमाके की गूंज सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं रही। उसने भारत की राजनीति, न्याय व्यवस्था और सामाजिक सोच की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। इस विस्फोट के ठीक कुछ हफ्तों बाद एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों को अब बरी कर दिया है। आपको बता दें कि मालेगांव का भिक्खू चौक पर हुए बम धमाके में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। कर्नल पुरोहित इस मामले में 9 साल जेल में बिता चुके थे। हालांकि 2017 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया था, जिसके कारण 9 साल से वे जेल में बंद रहे। ऐसे में आपका ये जानना अहम हो जाता है कि आखिर कौन है कर्नल पुरोहित। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता एक बैंक अधिकारी थे और पुरोहित ने अपनी स्कूली शिक्षा अभिनव विद्यालय से की और आगे की पढ़ाई पुणे के गरवारे कॉलेज से पूरी की। 1994 में उन्हें भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री में नियुक्ति मिली और शुरुआती वर्षों में ही वे बीमारी के चलते मोर्चे की सेवा से हटकर सेना की खुफिया इकाई मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI में भेज दिए गए। 2002 से 2005 के बीच वे MI 25 फील्ड यूनिट में पोस्ट किए गए, जहां उनका काम आतंक विरोधी ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। पुरोहित एक प्रशिक्षित खुफिया अफसर थे जिन्होंने कई खतरनाक संगठनों पर अंडरकवर एजेंट के तौर पर भी काम किया था। उनकी पोस्टिंग के दौरान ही उनका संपर्क रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय से हुआ, जिन पर बाद में हिंदू अतिवादी संगठन अभिनव भारत बनाने के आरोप लगे। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी जिसमें RDX जैसे विस्फोटक पदार्थ लगाया गया था। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल से मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला जो सीधे जाकर जुड़ा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से। साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया और उसी के साथ साथ जांच एजेंसियों ने अभिनव भारत और उसके सदस्यों की भूमिका के तह में जाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद ATS ने कहा कि कर्नल पुरोहित इस साजिश में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सेना से 60 किलो RDX चुराया, अभिनव भारत को फंडिंग दी, संगठन के सदस्यों को ट्रेनिंग दी और अंततः मालेगांव विस्फोट की साजिश रची। अभी पहली बार था जब किसी सेवारत सेना अधिकारी पर आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगे थे। कर्नल पुरोहित को 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट में दावा किया उन्हें अवैध रूप से उठाया गया। गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी समय पर नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि उन्हें खंडाला में एक गेस्ट हाउस में रखा गया, जहां मुंबई ATS के एक अधिकारी जिनमें दिवंगत हेमंत करकरे और परमवीर सिंह शामिल थे, उन्होंने उनसे अमानवीय पूछताछ की। कर्नल पुरोहित ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया, उनका दाहिना घुटना तोड़ दिया गया और जबरदस्ती RSS, विश्व हिंदू परिषद और यहां तक कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने तक का दबाव डाला गया। उन्होंने साफ कहा कि मैं एक अंडरकवर एजेंट था और मेरी ड्यूटी थी ऐसे संगठनों की जासूसी करना, उन्हें उकसाना नहीं। लेकिन उनकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। कर्नल पुरोहित को आतंकवाद से संबंधित कड़े कानून के UAPA के तहत जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, लेकिन मुकदमे में सुनवाई बहुत धीमी गति से चली। 2010, 2012 और फिर 2015 हर साल सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलती रही। ना तो ट्रायल पूरा हुआ और ना ही उन्हें दोषी घोषित किया गया। कुल मिलाकर 9 साल तक वे जेल में रहे और जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं हो सका। लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका, UAPA का इस्तेमाल इस मामले में ठीक नहीं था और गवाहों के बयान विरोधाभासी। इस जमानत के बाद भी केस चलता रहा और अंततः 2025 यानी अब इस ऐतिहासिक मुकदमे का अंत हुआ है। 17 साल बाद जब ये फैसला आया तो निर्दोष घोषित किए गए। जुलाई 2025 मुंबई की NIA की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बेकसूर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन ये साबित नहीं कर पाया कि विस्फोट के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई। घायलों की संख्या में गड़बड़ी पाई गई है, 101 नहीं जो कि सिर्फ 95 थी, और कई मेडिकल सर्टिफिकेट्स में हेराफेरी की भी बात कही गई। न्याय केवल भावनाओं या धारणाओं पर नहीं, ठोस सबूतों के आधार पर होना चाहिए। अदालत का स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करता। पुरोहित का पक्ष इंसाफ मिला, पर बहुत देर से।
फैसले के बाद कर्नल पुरोहित ने मीडिया से कहा कि मैं देश के लिए लड़ा, देश की सेवा की, फिर भी मुझे गद्दार कहा गया। मैं आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन मुझे आतंकवादी बना दिया गया। 9 साल तक जेल में रहा, मेरे परिवार ने सब कुछ खो दिया। अब जब मैं निर्दोष साबित हुआ हूं तो क्या कोई मेरा खोया हुआ सम्मान लौटा सकता है? आइए आपको सबसे पहले सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गए कर्नल पुरोहित। So all I'm extremely grateful to all of you. I'm extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I'm grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. We are developed. मालेगांव ब्लास्ट केस भारत के इतिहास में पहला मामला था जब किसी आतंकी संगठन में हिंदू नाम शामिल हुए। इसने भारतीय राजनीति को भी 2 धड़ों में बांट दिया। एक पक्ष ने इसे हिंदू आतंक की परिभाषा से जोड़ दिया, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे राजनीति साजिश करार देता रहा। इस केस में यह भी दिखाया गया कि मीडिया ट्रायल कैसे किसी की छवि बर्बाद कर सकता है। एजेंसियों की निष्पक्षता कितना महत्व रखती है, और ये कि इंसाफ जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये है कि समय पर इंसाफ मिले। कर्नल पुरोहित की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो कभी कभी जल्दबाजी, राजनीति और भ्रम के चलते इंसाफ से भटक जाता है। 9 साल जेल, 17 साल तक ट्रायल और फिर बेकसूर घोषित होना, क्या इसे हम न्याय कह सकते हैं? क्या उन्हें अब उनका सम्मान, करियर और खोया हुआ समय मिल सकता है, या फिर एक कहानी आने वाले वक्त में हमारे सिस्टम के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाएगी कि जब तक हम सच्चाई को नहीं समझते हैं तब तक हम न्याय नहीं कर सकते? इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।